भारतीय नागरिकता और इसके कानूनी पहलू। यह पूरा विश्लेषण कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक्सपर्ट प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा की गहरी समझ और उनके कानूनी तर्कों पर आधारित है। एक सवाल जो आजकल हम सबके दिमाग में अक्सर घूमता रहता है वो ये कि अगर पासपोर्ट हमारे भारतीय होने का पक्का सबूत नहीं है तो आखिर वो पक्का सबूत है क्या। देखिए, ये परेशानी कितनी रियल है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि द टेलीग्राफ के पूर्व संपादक आर राजगोपाल जैसे जाने माने पत्रकार को भी अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट से मैच नहीं कर रहा था। जब इतने बड़े लोगों के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इस तरह अटक सकते हैं तो सोचिए आम आदमी का क्या होगा। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। भाग 1, नागरिकता का मौजूदा संकट। कंफ्यूजन तब और बढ़ जाता है जब हमारा अपना विदेश मंत्रालय खुद ये साफ करता है कि देखिए, पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, सिटीजनशिप का लीगल प्रूफ नहीं, भले ही उस पर आपकी नेशनैलिटी इंडियन क्यों न लिखी हो। तो जाहिर है आम जनता के बीच एक बेचैनी तो होगी ही। आगे बढ़ते हैं। भाग 2, जन्म सिद्ध अधिकार और हमारा संविधान। इस बेचैनी का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा। 1905 में बाल गंगाधर तिलक जी ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रोफेसर मुस्तफ़ा इसी लाइन से एक गहरा कानूनी कनेक्शन जोड़ते हैं कि नागरिकता जैसे बुनियादी मानव अधिकार भी दरअसल हमारे जन्मसिद्ध अधिकार ही हैं, यानी नेचुरल राइट्स। इसका मतलब बहुत सिंपल है, ये ऐसे हक हैं जो किसी देश की मिट्टी में जन्म लेने मात्र से हमें मिल जाते हैं। संविधान इन अधिकारों को बनाता या देता नहीं है, बल्कि वो सिर्फ इन्हें मान्यता देता है, इन्हें रिकॉग्नाइज करता है और इन्हें महज किसी कागज के खो जाने से मिटाया नहीं जा सकता। तो अब आते हैं कानून पर। भाग 3, नागरिकता के कानूनी नियम। कानून आखिर कहता क्या है, इस टाइमलाइन को देखना काफी इंटरेस्टिंग है। 1987 से पहले पैदा हुए ज्यादातर लोगों के लिए सिर्फ भारत की जमीन पर जन्म लेना ही काफी है। 1987 से 2003 के बीच पैदा हुए लोगों के लिए जन्म के साथ माता या पिता में से किसी एक का इंडियन होना जरूरी है और 2003 के बाद दोनों पेरेंट्स का इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी कर दिया गया। इस पूरे सिनेरियो में आधार की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। प्रोफेसर मुस्तफ़ा का मानना है कि 1987 से पहले वाली जनरेशन के पास अगर आधार कार्ड है तो उसे सिटीजनशिप का एक प्रैक्टिकल प्रिजम्पशन मान लेना चाहिए। आखिर 1.35 अरब लोगों का इतना बड़ा बायोमेट्रिक डेटा इसमें शामिल है, जो कि नेशन बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए अब थोड़ा और डीप चलते हैं। भाग 4, कागजात और पक्के सबूत। कानून की भाषा में एक टर्म होता है कंक्लूसिव प्रूफ, यानी बिल्कुल पक्का सबूत। जैसे एक लीगल मैरिज के दौरान पैदा हुए बच्चे को कानून जायज मानता है, ठीक वैसे ही कुछ खास डॉक्यूमेंट्स को भी नागरिकता का एब्सोल्यूट प्रूफ मान लिया जाना चाहिए, जिसे बार बार चैलेंज ना किया जा सके। यहाँ कानून में एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास यानी पैराडॉक्स है। अगर कोई इंडियन किसी दूसरे देश का पासपोर्ट ले ले तो एविडेंस एक्ट के तहत उसकी इंडियन सिटीजनशिप तुरंत कैंसिल हो जाती है। तो फिर लॉजिकली सोचिए, अगर विदेशी पासपोर्ट लेने से नागरिकता चली जाती है तो इंडियन पासपोर्ट रखने को नागरिकता का पक्का सबूत क्यों नहीं माना जाना चाहिए? क्योंकि अगर हम इन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखें तो पासपोर्ट या वोटर आईडी जैसी चीजें सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही इशू की जाती हैं। पासपोर्ट एक्ट का पूरा मकसद ही सिटीजन्स को ट्रैवल में मदद करना है और इसमें स्ट्रिक्ट पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। तो अपनी पहचान बार बार साबित करने का ये कानूनी बोझ आम जनता पर नहीं बल्कि सरकार पर होना चाहिए। इन सब प्रैक्टिकल परेशानियों को समझने के लिए हमें पिछले कुछ सालों की तरफ देखना होगा। भाग 5, असम एनआरसी का सबक। इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 11,100 करोड़ रुपए, एक बहुत ही विशाल अमाउंट। ये वो पैसा है जो सिर्फ और सिर्फ एक राज्य यानी असम में एनआरसी को लागू करने में खर्च हुआ था। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखिए, रिजल्ट क्या निकला? 0। 7 साल की लंबी प्रोसेस के बाद 3.11 करोड़ लोगों को वैलिड तो पाया गया, लेकिन आज तक उनमें से किसी एक को भी ऑफिशियल सिटीजनशिप कार्ड इशू नहीं हो पाया है। अब तस्वीर को थोड़ा बड़ा करते हैं। सोचिए, अगर कागजात पर आधारित इतनी बड़ी और महंगी प्रोसेस को पूरे देश के 1.45 अरब लोगों पर लागू किया जाए तो क्या होगा? ये देश के उन गरीब और अशिक्षित लोगों के लिए अकल्पनीय मुश्किलें पैदा कर देगा, जिनके पास पहले से ही जन्म के सटीक कागजात अक्सर नहीं होते। तो सवाल उठता है, इस सब से बाहर निकलें कैसे? भाग 6, आगे का रास्ता। इन सभी आशंकाओं और कंफ्यूजन के बीच
रामलीला मैदान से दिया गया प्रधानमंत्री जी का बयान एक बड़ी राहत देता है कि पूरे देश में ऐसी किसी एनआरसी प्रक्रिया को लागू करने का कोई इरादा नहीं है। ये काफी लोगों को तसल्ली देने वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर डीएनए टेस्टिंग जैसी एक्सट्रीम बातें भी सुझाने लगते हैं, पर यहाँ भी एक हल्का फुल्का जोक छिपा है। डीएनए टेस्टिंग तो बायोलॉजिकली पूरी तरह बेमानी होगी, क्योंकि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम सबका डीएनए और जेनेटिक मार्कर्स लगभग एक जैसे ही हैं। वो बस यही साबित करेगा कि बायोलॉजिकली हम सब एक हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छूट जाता है। क्या इस गणराज्य का भविष्य कागजों की एक अंतहीन तलाश तय करेगी, या फिर वो साझी इंसानियत जो हम सबको एक साथ जोड़े रखती है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको जरूर गौर करना चाहिए।